हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य और भारतीय मूल्यबोध। जो ये प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। लास्ट वीडियो में हमने इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर किया था, साथ में इसका सिलेबस को भी हमने समझा था, सिलेबस को भी डिस्कस किया था। तो आज की हमारी सेकंड वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर हम सेकंड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, इससे पहले इस चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली अपकमिंग वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चैप्टर नंबर सेकंड है हिंदी काव्य और भारतीय मूल्यबोध के बारे में संक्षिप्त परिचय। जो हिंदी के काव्य जैसे रामचरितमानस के अंदर क्या क्या प्रसंग होते हैं, सभी प्रसंगों के बारे में, और ऋषिमृति में जो उनके पारिवारिक और सामाजिक मूल्य क्या थे उस चीज़ के बारे में, और भारत भारती में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्य क्या थे उन चीज़ के बारे में मतलब डिटेल्स में चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य कि नहीं ये पाठ इसमें समझना है कि भारतीय विशेषकर जो कवि है ना उनकी रचनाओं में अधिकतर सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और पारिवारिक और सामाजिक मूल्य को किस प्रकार से उजागर किया। उनकी कविताओं के अंदर देखोगे तो हर कवि की जो कविताएं हैं उसके अंदर उन्हें अपनी सांस्कृतिक भावनाएं, राष्ट्रीय, पारिवारिक, जो सामाजिक मूल्य ना इन सभी को दर्शाया अपनी कविताओं के अंदर। इससे ना जो विद्यार्थी, हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो विद्यार्थी होते हैं उन कविताओं को पढ़ते हैं तो उनके अंदर नैतिकता की भावना, देशभक्ति की भावना, देशों की भावना, दूसरे लोगों को देखते हैं कि इन लोगों ने हमारे जो महापुरुष रह चुके हैं जिन्होंने आज़ादी के दिन हमारी लड़ाई करने में, मतलब आज़ादी दिलाने में हमारे देश की मदद की है। उसी प्रकार कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देशभक्ति के अपनी जान भी दे दी है। तो विद्यार्थी इन्हीं सभी बातों से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, अब इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना भारतीय जो इतिहास है ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये जो संस्कार, ये जो मूल्य है ना, ये देने वाला स्रोत है। जैसे तुलसीदास, महर्षि शरण गुप्त और दिनकर जैसे कवि ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति के बारे में बताया। त्याग, कर्तव्य, प्रेम और देशभक्ति की जो भावना है इसको बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर दर्शाया, इस बात को बताया। तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने ये 16वीं शताब्दी के एक महान भक्त कवि थे, और जो इनका जन्म कब हुआ था, तुलसीदास जी इसका जन्म ना कोई निश्चित नहीं है। जैसे कबीर जी के बारे में बताया होगा, सुना होगा आपने, कबीर जी का भी जन्म है ना वो निश्चित नहीं है कि वो किस टाइम में हुआ है। बस लोग अंदाज़ा लगा के बोल देते हैं कि हाँ इस टाइम में ऐसे हुआ है, तो उनका भी डिसाइड नहीं है। ऐसे तुलसीदास जी इनका भी जन्म डिसाइड नहीं है, निश्चित नहीं है। उनके जन्म की तिथि है ना वो, मतलब विद्वान लोग होते हैं, कई लोग बताते हैं कि इस टाइम में हुआ था, और कुछ लोग बताते हैं इस टाइम में हुआ था। तो उनकी कोई डेट ना फिक्स नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने तो उनकी जो तिथि है ना वो बदलती रहती है, क्योंकि उनकी एक डेट फिक्स नहीं है कि उनका जन्म इस टाइम हुआ है। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म है ना वो एक अच्छे कुल में हुआ था, अच्छे परिवार में हुआ था, जिनके जो और ये श्री राम जी के भक्त थे, श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। श्री राम जी के ये अनन्य भक्त थे, और इन्होंने रामचरितमानस की ना रचना की थी। रामचरितमानस में पूछते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि रामचरितमानस किसने लिखा है। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। ये भारतीय संस्कृति का आदर्श ग्रंथ माना जाता है। तुलसीदास ने समाज में धर्म, मर्यादा, करुणा और कर्तव्य जैसे जो मूल्य ना इसको स्थापित भी किया था। ठीक है, अब देखते हैं रामचरितमानस में क्या क्या मूल्य दिए गए हैं। तो रामचरितमानस से पारिवारिक मर्यादा, जैसे आपने जो रामायण देखी होगी, तो राम जी ने अपने पिता के कहने पर वनवास को अपना लिया था अपने घर, और जो उनका राज्य कार्यभार है उन सबको छोड़कर अपने परिवार की जो मर्यादा है उसको मानने दिया था। भाईचारा दिया था, गुरु शिष्य संबंध रखे थे, स्त्री सम्मान, धर्म पालन और राज्य के कर्तव्य से अनेक सांस्कृतिक मूल्य दर्शाए गए हैं। श्री राम जी का चरित्र एक आदर्श पुरुष के समान में इस रामचरितमानस के अंदर प्रस्तुत किया गया। ठीक है, केवट प्रसंग में सांस्कृतिक मूल्य क्या थे। तो जो इस प्रसंग में ना श्री राम जी जब गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते थे ना, तब केवट विनम्रता और भक्ति से सेवा करते थे उनकी। और ये प्रसंग हमें सेवा भाव, भक्ति और भगवान के जो रिश्ते हैं ना उसकी समानता की जो भावना है उनको दर्शाते हैं। ओके,
भरत मिलाप सांस्कृतिक मूल्य क्या है? तो इस प्रसंग में ना भरत जो है ये अपने भाई राम से मिलने ना जंगल में जाते थे। वो उनको वनवास दे देते हैं, जिनके पिता दशरथ उनको वनवास दे देते हैं राम जी को। तो वो जंगल में जाके एक कुटी में जाके वो रहने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर जो उनके भाई हैं भरत, वो उनसे मिलने के लिए आते हैं और मिलने के लिए आते हैं, जंगल में जाते हैं। वो सिंहासन जो स्वीकार नहीं करते हैं, जिसमें वो त्याग, भाईचारा और कर्तव्य निष्ठा में जैसे मूल्य दिखाई देते हैं। जैसे ये भारतीय पारिवारिक मूल्यों का ना ये बहुत अच्छा उदाहरण भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भरत जी जब तक श्री राम जी वनवास के अंदर थे, उन्होंने जो राज्य का कार्यभार है वो सब छोड़ दिया था। वो भी जाकर अलग से एक कोठी में रहने लगे थे। ऐसे श्री राम जी नीचे ज़मीन पर सोते थे, सादा भोजन करते थे। तो वैसे भी वो लोग अलग से ही रहते थे। वो महल के अंदर उन्होंने महल भी त्याग दिया था जब तक वो वनवास से वापस नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ये एक जो सांस्कृतिक मूल्य के साथ एक पारिवारिक मूल्य का भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि उन्होंने अपने भाई के सिंहासन पर उन्होंने अपना सिंहासन भी उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी माता ने उनके लिए ही सिंहासन के लिए उनके जो भाई हैं उनको वनवास में भेज दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्य को सबसे ऊपर रखा था। उन्होंने उसको सिंहासन को छोड़ दिया था। वो खुद भी जाकर जंगल में रहने लगे थे। अब राम लक्ष्मण संवाद में सांस्कृतिक मूल्य क्या है वो देखते हैं। तो इस संवाद में ना परशुराम के जो क्रोध है, राम लक्ष्मण की विनम्रता के माध्यम से सहिष्णुता, विवेक, धैर्य जैसे जो समान मूल्य ना सामने आते हैं। वो बताते हैं कि जो शक्ति का सही उपयोग विवेक से ही होता है। और आपको अगर कोई अच्छा काम करना है या आपको कोई काम पूरा करना है, तो आपको सबसे पहले शांत रहना चाहिए। कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, शांति से सारे काम करने में, तभी आपके जो सारे काम हैं वो डेफिनेटली पूरे होते हैं। तो कोई भी काम विनम्र, किसी से भी आराम से आप बात करोगे, आराम से अपना कोई काम करो तो ईजिली आपका काम हो जाता है। लेकिन आप उससे गुस्से में बात करोगे, अपना काम करवाओगे तो नहीं होता। तो बस इसमें यही बताया कि जो उनके संवाद है ना वो यही बताते हैं कि शक्ति का जब आपको सही उपयोग करना है तो सबसे पहले उसके बाद आपके पास विवेक होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगला देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में। जो मैथिली शरण गुप्त है ना, इनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? राष्ट्रीय कवि। और जो इनका जन्म है ये 1886 में हुआ था, जिसकी रचना 1886 में, जिसकी रचना देशभक्ति, संस्कृति को भरपूर से उन्होंने सरल हिंदी में ऐसे काव्य रचे हैं जो आम जनमानस को भी एक प्रेरणा देते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं एक कविता आपको बता देती हूँ। ठीक है, इनकी वो देख लेते हैं कि इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो इनके जो महाकाव्य है ना वो साकेत, खंड काव्य है, और यशोधरा, और जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, ये सारे इनके जो महाकाव्य हैं। ठीक है, और जिनकी अनुदित जो रचनाएं हैं जैसे प्यालसी का युद्ध, मेघनादवध, ये सारे इनके जो अमृतीय रचनाएं हैं। ठीक है, और उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर ये जो 1931 में जब राष्ट्रपति जो गांधी जी के उनके संपर्क में रहने के बाद उन्होंने गांधीवाद के ये समर्थक बन गए थे। गांधी जी के साथ इन्होंने जो सत्याग्रह में भाग लेने के लिए ना इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और पहले उन्हें फांसी और फिर आगरा में जेल भेज दिया गया था। तो आरोप सिद्ध ना होने के कारण जो उनके 7 महीने बाद उनसे जेल से छोड़ भी दिया गया था। ये गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भी शामिल थे। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त में यही है। अब इनके भारत भारती और राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ था? भारत भारती में जो कविता है ना ये देश की जो प्राचीन गौरवशाली संस्कृति, वीरता और त्याग के समर्पण को ही चित्रित करती है। ये रचनाएं युवाओं में देश प्रेम की भावना को भी व्यक्त करती है। भारत भारती है ना जो, इसमें ना कवि का मानना है कि जो देश के जो गौरव में अतीत को भूलने के कारण जो देश की जो वर्तमान दिशा है ना वो बिगड़ती जा रही है। जो वर्तमान दिशा से ना कवि ना बहुत परेशान है, मतलब संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्हें भविष्य के बारे में बहुत चिंता करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि आज फिर से अतीत का जो स्वर्ण युग लौट आया है। तो भारत के जो अतीत का जो स्वर्णिम और जो मनोरम अवस्था का जो था उसको भारत, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि जो हिंदुस्तान है ना उसको पहले स्वर्ण चिड़िया कहा जाता है। आपने अपने मतलब बचपन में अपनी बुक्स 1st 2nd क्लास की बुक्स में पढ़ा होगा कि भारत को जो हिंदुस्तान है पहले स्वर्ण चिड़िया माना जाता था, पहले इसको स्वर्ण चिड़िया बोला जाता था। ठीक है,
तो इसमें यही है कि इनकी जो संस्कृति, इनकी जो वीरता, उनकी जो त्याग और मातृभूमि के जो समर्पण के लिए जो मैं इनके अंदर बताया गया है, इसमें जो युवाओं को ना देश प्रेम की भावना को बहुत बढ़ावा मिलता है। इनकी एक काव्य है, मैं खंड काव्य बता दूँ। अब तो उठो हे बंधुओं, निज देश की जय बोल दी, बनने लगे सब वस्तुएं कल कारखाने खोल दी, जब यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, और मेडेन के बाद अब बस इंडिया ही सब गई। ठीक है, तो मैथिली शरण में क्या बताता है कि जो वर्तमान की जो हमारी समस्या है ना, कोई भी भली बात समझते नहीं। ये ऊपर की जो पंक्ति दी गई है, इसमें यही बताया गया है कि कवि ना जगह जगह पर पौराणिक मिथों और प्रतीकों को भी उत्पीड़। ठीक है, तो इसके अंदर ना राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने होने के कारण ना इस जो काव्य है ना, इसको ना बहुत ज़्यादा महत्व मिला था, और इसकी जो लोकप्रियता को देखते हुए ना विदेशी सरकार ने इसको जब्त भी कर लिया था। आप पास अगर बुक्स होगी, 16 बुक्स, उसमें भी देख लेना, ये बात उसमें लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय में अभिव्यक्त राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य क्या है? मातृभूमि की पूजा करना, स्वतंत्रता का महत्व जानना कि हमें स्वतंत्रता का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, नारी शक्ति का सम्मान करना, नारी शक्ति मतलब यानी कि पुरुष और महिलाओं के साथ भेदभाव करना कि वो महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो दोनों को इक्वलिटी रखना, नारी शक्ति का सम्मान करना। ठीक है, आत्मबल और आत्मगौरव से कोई भी काम करना, अपने ऊपर विश्वास रखना कि आप ये जो भी कोई भी कार्य आप डिसाइड करते हो कि हाँ आपको ये कार्य करना है तो आप कर सकते हो, अपने ऊपर आत्मगौरव रखना, आत्मबल। ठीक है, अतीत की जो गौरव कथा है उससे प्रेरणा लेना, अतीत में जो लास्ट में जो भी जैसे गांधी जी ने हमारे जो हमारा जो देश है उसको आज़ादी दिलाने में मदद की, उनके साथ कई महापुरुषों ने भी हमारे आज़ादी दिलाने के लिए वो शहीद हो गए, वो अपनी जान गंवा बैठे। तो उन लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया, हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए कितना कुछ किया। अंग्रेज़ों से, मुगलों से उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, तो उसी बात से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे अतीत में क्या क्या कथाएँ हुई थी, हमें अपने अंदर देशभक्ति की भी भावना लानी चाहिए अपने देश के प्रति। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने आधुनिक युग के महान राष्ट्रीय कवि थे। इनका जन्म 1908 में बिहार में हुआ था। वे वीर रस के ये कवि थे जिनकी कविताओं में ऊर्जा, गर्व, विद्रोह और सामाजिक संदेश भी होता था। ओके, ऋषमरथी कथा में क्या था? ऋषमरथी जो काव्य है ना, ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। कर्ण एक वीर, दानी और त्यागी योद्धा थे जिन्होंने समाज जन्म के आधार पर तिरस्कृत किया। ये रचना है ना, ये कर्ण के संघर्ष, उनके आत्मबल, उनके धर्म संकट के बारे में बताती है। ऋषमरथी में उसके सामाजिक और पारिवारिक मूल्य क्या थे? उनमें समानता और न्याय की मांग थी। जन्म नहीं, कर्म को महत्व देते थे। सच्चाई और त्याग और एक कर्तव्य पालन को मानते थे। सामाजिक भेदभाव का विरोध होता था इस टाइम में। भाईचारे और आत्मसम्मान का ये संदेश देते थे। व्याख्या भाग, तो इस भाग में काव्य पंक्तियों की व्याख्या करते समय ये देखा जाता है कि लेखक ने किस प्रकार अपने सांस्कृतिक मूल्य को उजागर किया है, सबके सामने अपने सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाया है। विद्यार्थी को ये समझने की जरूरत है कि कवि सिर्फ भावनाएं नहीं, मूल्य और आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। ओके, निष्कर्ष देख लेते हैं। भारतीय जो साहित्य है ना, केवल मनोरंजन नहीं, ये हमारे जीवन को दिशा देते हैं। इन कविताओं के माध्यम से हमें अपने कुछ नया सीखने को मिलता है ताकि उन सभी उदाहरणों को हम अपने जीवन में उतार सकें और उस निर्णय पर हम चल सकें, अपनी एक नई पहचान बना सकें, अपने लिए सही निर्णय ले सकें। और उन सभी कविताओं से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए। ऐसे तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और दिनकर जी रचनाएं है ना, ये भारतीय समाज के आदर्श और नैतिक मूल्य का एक स्रोत बन गए हैं, जिससे इन्हें प्रेरणा लेकर अपने जीवन में हमें अपनाना भी चाहिए। ठीक है, हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड व्हाट्सएप डेली अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।